की क्लास में हमने देखा था कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अशोक कुमार को। भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन बनेगा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने। टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 विकेट्स लेने वाले जो दुनिया के पहले विकेट कीपर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। अभी हाल ही में बुल्गारिया और रोमानिया ये आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन यानी कि एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी बने नोवाक जोकोविक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक सिफाली सरन बने हैं। और अप्रैल 2024 में जो पुरुषों की 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप आयोजित की गई, महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत की पूछा जा रहा है। ये रिसेंटली बन गए हैं अर्जुन एरिगेसी। 2756 यानी कि 2756 की बेंचमार्क रेटिंग के साथ अर्जुन एरिगेसी दुनिया में 9वें स्थान पर है, लेकिन भारत की तरफ से पहले हैं। और इस मामले में इन्होंने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। 21 वर्षीय है अर्जुन एरिगेसी। इनके बाद फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या इसे ही आप कह सकते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दूसरे स्थान पर अब आ गए हैं विश्वनाथन आनंद। आपको मालूम होगा अगस्त 2023 के समय में डी गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा था। अभी यदि हम ताजा रैंकिंग की बात करें तो भारत के अर्जुन एरिगेसी मतलब कि भारत की तरफ से शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी है, लेकिन ओवरऑल ये दुनिया में आते हैं 9वें स्थान पर। बात की जाए यदि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की 1924 में स्थापना हुई, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो उपाध्यक्ष है ये है विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के हैं। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जा रहा है, तो 91-92 में इस अवार्ड के पहले विजेता विश्वनाथन आनंद ही रही थी। बात की जाए यदि डी गुकेश की और आर प्रज्ञानंद की, तो ये भी शतरंज से रिलेटेड है, भारतीय ग्रैंड मास्टर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी रिसेंटली फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में इकलौते भारतीय शामिल है। इनका नाम हो जाएगा मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स की 38वीं लिस्ट थी जिसमें कि अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई, ताजा अपडेटेड है 2024 की। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय हैं जो टॉप 10 अरबपतियों में शामिल हुए हैं। ओवरऑल यदि हम कहें तो टॉप 10 में इनकी रैंक है 9वीं। बात की जाए यदि रतन टाटा की, तो देखिए इनसे संबंधित कई अवार्ड मैं आपको याद करवा चुकी हूँ। एक तो आप रिलेट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 2022 में इन्हें असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जब पहली बार उद्योग रत्न अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई तो पहली बार ये सम्मानित किए गए हैं रतन टाटा जी। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भी रतन टाटा जी को मिला है। गौतम अडानी की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने पुदुचेरी के करईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा इसराइल में एक हाइफा पोर्ट है, उसे ही आप हाइफर पोर्ट भी कह सकते हैं, इसका भी अधिग्रहण गौतम अडानी ने किया है। एससीएल के फाउंडर है जो शिव नाडार। शिव नाडार दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें दुनिया के नंबर 1 दानवीर यही बने हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ये जो फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सबसे अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई, सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना, सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत तीसरा, जर्मनी चौथा, रशिया 5वें स्थान पर रहा है। फोर्ब्स ये एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है जो व्यवसाय यानी कि बिजनेस, निवेश, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, अन्य विषयों को कवर करती है और ये लिस्ट जारी करती है। अगला सवाल है ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा?
ये संबंधित है समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरिटाइम सिक्योरिटी से। ये सवाल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस फर्क इतना है कि आज थोड़ा क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में मैंने ऐड किया है। तो भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पर्पज से जो पर्शियन गल्फ है यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में इस ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेशन संकल्प, जो कि अभी चर्चे में है। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। आर हरिकुमार वर्तमान में इसका प्रभार संभाल रहे हैं। क्यों ना आज मैं आप लोगों को कुछ ऑपरेशंस याद करवा दूं जो एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। देखिए, एक तो ऑपरेशन आपको याद आ जाएगा इंद्रावती। हाल ही के दिनों में मैंने आप लोगों को बताया है, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए की गई थी। ऑपरेशन करुणा की शुरुआत ये की गई थी म्यांमार को सहायता भेजने के लिए, क्योंकि म्यांमार उस समय मोचा साइक्लोन से प्रभावित था। इसके अलावा इसराइल में भारतीयों को निकालने के लिए इसराइल पैलेस्टाइन विवाद के बीच में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। तो हाल ही में ये कुछ ऑपरेशन जो भारत सरकार ने शुरू किए आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया, इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। ये त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें कि भारत, श्रीलंका, मालदीव पार्टिसिपेट करते हैं। आयोजन इसका मालदीव में ही किया गया है। एडिशन 16वां है। इसमें आप याद रखें बांग्लादेश जो है ना, ये पर्यवेक्षक इनके ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई, भारत मालदीव के बीच हुई, लेकिन 2012 से श्रीलंका भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आयोजित हुआ है मालदीव में। तो भारत का पड़ोसी मालदीव जिसकी कैपिटल माले, करेंसी रुपया, राष्ट्रपति अभी हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू बनाए गए हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखें एक्सरसाइज ही क्यों ना हम रिलेट करें, तो भारत की मालदीव के साथ एक इकुब्रिन एक्सरसाइज होती है, बांग्लादेश के साथ संप्रति एक्सरसाइज होती है, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और एक सिलेनेक्स एक्सरसाइज भी आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चले। हाल ही में कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये रिसेंटली बन गई है जूडीथ सुमिनवा तुलुका। अब कांगो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर यदि आप मैप देखें, सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर मैंने अफ्रीका का छोटा सा मैप ऐड किया है। तो अफ्रीका में ना एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि ROC, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ही ये जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि बात की जाए कॉन्गो की, कैपिटल कृशांका, करेंसी फ्रैंक है, राष्ट्रपति यहाँ के फेलिक्स त्शेसी केदी। कुछ अजीब नाम है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की हालिया नियुक्ति नहीं है, इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने ऐड किया है। अब ऑप्शन के थ्रू यदि आप देखें तो साम्या सुलुहु ये रिसेंटली भारत के दौरे पर थी। ये तंजानिया की राष्ट्रपति है। तब इन्हें दिल्ली में जो JNU है ना, इसने इसे मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। लगातार चौथा या हम कह सकते हैं 5वीं बार भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी है। इटली की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी जॉर्जिया मेलोनी। आगे चलते हैं। हाल ही में अब्दुल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति फिर से नियुक्त किए गए। सवाल है कि कौन सा कार्यकाल इनका शुरू हुआ है, तो तीसरे कार्यकाल के रूप में ये मिस्र के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अभी जो चुनाव हुए थे 89.6% इन्होंने मतदान हासिल किए। 2030 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। अब अफ्रीका के मैप में अभी हमने कॉन्गो देखा, अब आप यहाँ देखिए इजिप्ट, इसे ही आप कह सकते हैं मिस्र, कैपिटल काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये जो बैठक होती है 2022 में इजिप्ट ने ही होस्ट की थी। अब कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देती हूँ, लास्ट ईयर COP28 भी तो हुआ है 2023 में। ये किसने होस्ट की है? UAE ने। अब जो नेक्स्ट होगा वो अजरबैजान होस्ट करेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत और इजिप्ट के बीच में चक्रवाती आप कह सकते हैं साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया था। आपको मालूम है ना कि विक्टोरिया लेक से ही निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि जब इजिप्ट में जाती है ना, तो इजिप्ट में एक बांध बनाती है, आसवन बांध, और बांध बना करके ये आगे जाकर के मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। आपको ये भी याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसी देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल, इससे सम्मानित किया था। तो ये भी आप याद रखें।
अच्छा, ये तो थोड़ा पुराना न्यूज होगा आप लोगों को बताना कि अब्दुल फतह अल सीसी जो है ना, ये रिपब्लिक डे जो लास्ट ईयर कर रहा था, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2023 का, इसमें ये चीफ गेस्ट भी रहे थे। इस साल कौन थे? इस साल थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। सातवां सवाल है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने कैनबिस के उपयोग को वैध किया है, यानी कि लीगल करार दिया है? तो ये देश हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैनबिस या आप कह सकते हैं भांग, इसके उपयोग को लीगल करने वाला यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा देश जर्मनी बना है। 1 अप्रैल 2024 की ही न्यूज है। राजनेताओं और चिकित्सा संघों का विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी ने इसे लीगल करार किया है। इस नए कानून के तहत 18 वर्ष तक से अधिक आयु के जो यूथ है, ये 25 ग्राम तक की सूखी भांग ले जाने के लिए और घर पर 3 मारिजुआना पौधों की खेती करने की भी अनुमति है। इंडिया में तो लीगल नहीं है भाई। इसके अलावा यूरोप में सबसे उदार कैनबिस कानूनी वालों देशों में माल्टा और लग्जमबर्ग भी है। माल्टा लग्जमबर्ग की मैं बात कर रही हूं, तो यहाँ आप देखें लग्जमबर्ग की लोकेशन तो दिख जाएगी, माल्टा भी आपको मैप में नहीं दिखाई दे रहा होगा। खैर, यहाँ मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की। जर्मनी जिसकी कैपिटल बर्लिन, करेंसी इसकी हो जाएगी यूरो, चांसलर ओलाफ जोल्फ बन जाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन इसी जर्मनी के ही द्वारा लॉन्च की गई थी। भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर के ही हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा जो ब्लैक फॉरेस्ट आप पढ़ते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, इसकी भी लोकेशन जर्मनी से ही पड़ते हैं। अच्छा, आसपास से कुछ हम रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग दिखाई दे रहा होगा। संयुक्त रूप से इसे ही कहते हैं बेनेक्स कंट्री या बेनालेक्स कंट्री। बेनेक्स कंट्री क्यों कहेंगे? देखिए, बी से आप निकाल लीजिए बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और एक्स से लग्जमबर्ग। तो यही 3 कंट्री संयुक्त रूप से कहलाती है बेनेक्स कंट्री या बेनालेक्स कंट्री। यदि आप देखें फ्रांस, तो फ्रांस मैंने ऑप्शन में रखा है, और इटली भी यहाँ नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पर इटली की लोकेशन है। फ्रांस और इटली का करंट अफेयर मैं बता देती हूँ। देखिए, अभी जो समर ओलंपिक होने जा रहा है, ये इटली होस्ट कर रहा है 2024 का। अब नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक होगा, शीतकालीन ओलंपिक, ये होस्ट करेगा इटली। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया आगे पीछे? मैं फिर से कह देती हूँ, फ्रांस है जो इस साल समर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है 2026 में, इटली होस्ट करेगा और विंटर ओलंपिक। अब यहाँ पर आप यूके की लोकेशन देख सकते हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। सुधा मूर्ति है ना, जो अभी हाल ही में राज्यसभा में मनोनीत किए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, इन्हीं के दामाद है ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है। कितना? पहले ये अनुमान था 6.4%, इसे बढ़ाकर के 6.6% कर दिया है। विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का समूह है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई। एक्टिव ये 1945 से है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष अजय बंगा, यानी कि इसके एमडी भी है भारतीय मूल के। अंशुला कांत, ये भी भारतीय मूल की है, ये एसबीआई में एमडी रह चुकी हैं। ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक के ही द्वारा जारी किया गया था। आगे चलते हैं। वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का कौन सा बंदरगाह टॉप पर रहा है? तो अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है, इस मामले में पारादीप बंदरगाह, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह यानी कि पोर्ट प्राधिकरण उड़ीसा 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह, जो कि कहा? कांडला, कांडला कहा? गुजरात, इसे पीछे छोड़ा है। 10.2 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो का प्रबंधन इसने किया है और इसमें 7.4% की वृद्धि दर्ज करी है। पारादीप बंदरगाह की जो कैपेसिटी क्षमता है 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है, तो इसमें अब टॉप पर रहा है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा का हो जाएगा। कांडला बंदरगाह ये आपका गुजरात का है। मुंबई का तो लिखा ही हुआ है, मुंबई बंदरगाह। तूतीकोरिन ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। लास्ट का सवाल मैंने रिवीजन कर रखा है। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल बांग्लादेश के पहले अंपायर जो बने हैं, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। बात की जाए यदि नितिन मेनन की, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ये भी शामिल हुए 5वीं बार भारत की तरफ से।
मेनन जो है 12 सदस्यीय क्लब में इकलौते भारतीय शामिल है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर ग्रेग बार्कले अध्यक्ष है। डायना एल्डूजी जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला हो गई। नितिन मेनन का डिस्कशन हमने कर लिया। जय शाह ये सेक्रेटरी हो जाएंगे बीसीसीआई के, और इसके अलावा एसीसी के भी लगातार तीसरे वर्ष ये अध्यक्ष बने हैं। एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के। स्ट्रैटेजी के में आज हम नेशनल पार्क का डिस्कशन करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1973 से की गई थी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तडोबा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, माधव बांधवगढ़ ये आपके मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में, बांदीपुर बन्नरघट्टा ये आपके कर्नाटक में, गिर वंसदा ब्लैक मकबरीन ये सभी आपके गुजरात के हैं। अब चले हम कल के सवाल की तरफ। मैंने पूछा था दिव्यांगों के लिए चुनावी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने जो ऐप लॉन्च किया इसका नाम तो सक्षम। आज का सवाल है मार्च 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।